नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल करियर पावर ग्वालियर अड्डा 24/7 में। जी हाँ, हमारी एक बैटल सीरीज चल रही थी और उसी बैटल सीरीज में आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि है बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय यानी कि सेकंड दूसरी पानीपत के युद्ध की हम बात करेंगे। क्योंकि हम बैटल को ऐसे कवर कर रहे हैं कि आपके किसी भी एग्जाम के किसी भी प्रश्न का उत्तर आपसे ना छूटे। इसको ऐसे कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज की बैटल की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा लिखा हुआ है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू अकबर का युद्ध है। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये दो गन्स कहां से आ गई हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें एक पार्टी के पास तोप थी, बंदूकें थी, एक पार्टी बेचारी तलवारों से ही लड़ती रह गई और हार गई। लेकिन जब दूसरा युद्ध आता है, दूसरा युद्ध का आप टाइम देख रहे हैं, टाइम आ चुका है 1556 यानी कि 30 साल बाद। ठीक है, और तब तक आ चुकी हैं गोला बारूद, सबके पास आ चुका है ना, सारे चीजें आ चुकी हैं। अकबर के पास तो थी ही, साथ में हेमू के पास भी आते। अच्छा, हेमू कौन है? तो चलिए इस पे बात कर लेंगे। आप पूरा देखेंगे टाइटल तो हेमू वर्सेस अकबर, एक युद्ध जो कि बदल गया। जी हाँ, बहुत क्लाइमेक्स है इस स्टोरी में, तो स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनना, मजा आएगा और क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री की। हिस्ट्री में बात करेंगे। ये है अकबर, अकबर के पिताजी थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भागने पे मजबूर किया गया था। ठीक है, इन्हें भागने पे मजबूर किया था शेरशाह सूरी द्वारा, और उनको बोला गया था अगर आपको अपने प्राण बचाना है तो आप भारत छोड़ के, मतलब कि अगर वैसे तो भारत आज आज का जो भारत है उसकी बात कर रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा, और जितने भी आपके यहाँ पर जितने भी बोरिया बिस्तर बांध रखा है उन सबको छोड़ के आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हुमायूं भाग रहे होते हैं कहाँ? काबुल। ठीक है, काबुल जा रहे होते हैं। इस बीच बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में है ना, बीकानेर पहुंचते हैं और उनको एक न्योता मिलता है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आश्रय ले लीजिए और बदले में हमारी जो हेल्प लगे उसके लिए हम खड़े हैं। और ये न्योता आता है किसकी तरफ से? राजा अमरकोट, है ना, याद रखिएगा, अमरकोट के राजा की तरफ से न्योता आता है, जिनका नाम क्या है? वीरसाल। ठीक है, चलिए, तो वीरसाल की तरफ से न्योता आता है कि आप आ जाइए, हमारे यहाँ आश्रय ले लीजिए। तो और ये न्योता एक्सेप्ट कर लेता है हुमायूं और विद फैमिली पहुंच जाते हैं राजा अमरकोट के किले में। ठीक है, 41-42 की बात है, 1541-42 के समथिंग ये पहुंच जाते हैं और अपनी क्या कहते हैं, फिर कुछ दिन वहां रुकते हैं। ठीक है, वीरसाल के किले में वहां रुकते हैं कुछ दिन बाद, और फिर चले जाते हैं कहाँ? काबुल। क्यों चले जाते हैं और अकेले जाते हैं, है ना? क्योंकि उनको वापस से राजगद्दी पानी थी और उसके लिए उन्हें अलायंस बनाने थे। तो अलायंस के लिए वो वापस चले जाते हैं काबुल। ठीक है, और यहाँ छोड़ जाते हैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को, प्रेग्नेंट वाइफ जिसका नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को छोड़ जाते हैं वीरसाल, राजा वीरसाल के किले में। ये राजपूत हैं, राजपूत से टर्म्स अच्छे होने लगे थे हुमायूं के। ठीक है, और हमीदा बानो बेगम यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं और 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 इस दिन पैदा होते हैं अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ पैदा होते हैं अमरकोट के किले में, राजा वीरसाल के किले में। और उस टाइम पे उनके पिताजी जो हुमायूं हैं वो वहां ईरान के राजा से हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, यहाँ अकबर पैदा हुए और इनके चाचा इनको आके किडनैप कर लेते हैं। क्यों? चाचा आपको पता है कौन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कामरान मिर्जा की। ठीक है, कामरान मिर्जा जो है वो आके इनको किडनैप कर लेते हैं और वो उनको डर होता है, एक ना डर सता रहा होता है कि दिल्ली से भगाए गए हैं और अभी इनके पास कोई ठेर बटोर नहीं है, ये कहाँ रुकेंगे, तो ये सीधा आके मुझ पे ही आक्रमण करेंगे और कहीं आक्रमण में मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो एक काम करता हूँ, इनका लड़का ही किडनैप करके रख लेता हूँ, कम से कम बात करने के लिए कुछ वजन वाली चीज तो होनी चाहिए। तो वही हुआ, ये जाके किडनैप कर लेते हैं कामरान अकबर को और कुछ साल कामरान के अंडर में ही रहते हैं अकबर। यहाँ हुमायूं राजा ईरान के जो हैं, ईरान के राजा के साथ हेल्प लेके पहुंच जाते हैं 1545 में। ठीक है, 1545 में कंधार और काबुल दोनों पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कंधार एंड काबुल दोनों जगह पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कामरान को हटा देते हैं, अकबर को वापस अपने अंडर में ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर उनको एक न्यूज मिलती है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है
जिसने आपको भागने में मजबूर कर दिया था, शेरशाह सूरी, वो कलिंजर के युद्ध में मारा गया है। ठीक है, आपको पता था कलिंजर का युद्ध किसके साथ था? कीरत सिंह के साथ लड़ाई हो रही थी, एक दासी के पीछे, एक लड़ाई के किसके पीछे हो रही थी? एक लड़की के पीछे लड़ाई हो रही थी। ठीक है, और वहां पर एक बारूद का गोला दीवार, जो किले की दीवार है वहां से टकरा के वापस आता है और हवा में फट जाता है। किसके पास में? शेरशाह सूरी के बिल्कुल चेहरे के सामने वो बारूद फट जाता है और शेरशाह सूरी इसमें बहुत घायल हो जाते हैं और 3 दिन बाद, घायल होने के बाद वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूज मिलती है, जब वो वापस कंधार और काबुल में राज कर रहे थे तब उनको न्यूज मिलती है कि शेरशाह सूरी निपट गए हैं। तो एक काम करते हैं, तो यहां से क्या होता है, जो दिल्ली पाने का मंसूबा था हुमायूं का, तो ये और अच्छा हो जाता है और तेज हो जाता है। और वो फिर क्या करते हैं, एक एक करके लड़ाइयां करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, लड़ाई हुई थी एक मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा एक लड़ाई हुई थी ठीक है, और एक लड़ाई हुई थी सरहिंद। ठीक है, सरहिंद की लड़ाई 1555 में हुई थी, ये चीज याद रखना। सरहिंद की जो लड़ाई थी, सरहिंद की लड़ाई हुई थी सिकंदर शाह सूरी के साथ में ना, मैं सिकंदर शाह लोधी है याद आ रहा था। सरहिंद की जो लड़ाई है वो सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ाई होती है। ये होते हैं बहनोई आदिल शाह के। अब आदिल शाह कौन है वो भी मैं आता हूँ। अब वापस से थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ा सा 2-3 साल पीछे ले जाते हैं। ठीक है, ये स्टोरी हो गई इनकी। आगे चलते हैं, ये है हेमू। अब यहां से हेमू का कैरेक्टर चालू होता है। क्या होता है कि 1555 तक हम आ चुके हैं। 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है, 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं अपने आप को मुगल बादशाह वापस से स्टैब्लिश बता देता है और मुगल डायनेस्टी वापस से शुरू कर लेता है। ठीक है, तो 1555 से लेकर 1556 तक, ठीक है, वापस से हुमायूं अपना राजपाट चला रहे होते हैं और जनवरी 1556 में दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी से, जो कि उसने स्वयं ने बनाई थी, दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आता हूं हेमू पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेमू और अकबर की लड़ाई हुई थी, अकबर की सेना की लड़ाई हुई थी। हेमू का जन्म होता है 1501 में। ठीक है, ये मेवात के मैं आपको बताऊं, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है राजस्थान का, वहां ये पैदा होते हैं। इनके पिता पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन गरीब हैं काम से। तो पुरोहित जो होते हैं पंडिताई वगैरह करके अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं, लेकिन वहां मुगलों द्वारा बहुत इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनको और इनकी फैमिली को। तो वहां से इनके फादर इनको लेके चले जाते हैं हरियाणा में, रेवाड़ी करके जगह है ना, रेवाड़ी करके जगह है वहां हरियाणा में, वहां लेके आ जाते हैं और यहाँ पर नमक का व्यापार करने लग जाते हैं। ठीक है, नमक का व्यापार करने लग जाते हैं इनके पिताजी, और अपने पिताजी के साथ साथ ये भी उनका हाथ बटाने लग जाते हैं नमक के व्यापार में ही, और अच्छा कारोबार करने लग जाते हैं ये लोग। और इस वक्त क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रेवाड़ी में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जब 1540 के बाद से शेरशाह सूरी राज कर रहा था। शेरशाह सूरी जब 1545 में मर जाता है, उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद इनका लड़का आता है। ठीक है, शेरशाह सूरी के मरने के बाद इनका लड़का आता है, जिसका नाम होता है इस्लाम शाह। ठीक है, तो इस्लाम शाह गद्दी पे जब बैठा होता है, तब ये रेवाड़ी क्षेत्र में आ जाते हैं, नमक का व्यापार कर रहे होते हैं। इस्लाम शाह काफी अच्छा राजा होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है, तो वो मार्केट रिलेटेड जो भी मैटर्स हो वो भी देखता था पर्सनली जाके। ठीक है, तो जब वो मार्केट में जा रहा था तो वो देखता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से व्यापार करता है, उसमें मतलब हर चीज बहुत अच्छे से आती है। साथ साथ ये नमक के व्यापार के साथ साथ इन्होंने हथियार बनाना भी स्टार्ट कर दिए, तलवार वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और उसी तलवार बनाने के साथ साथ ये तलवारबाजी में बहुत निपुण हो जाते हैं। कौन? हेमू। हेमू, इसका पूरा नाम क्या है? एक इसका पूरा नाम है हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र नाम है इनका, ये चीज याद रखना। वैसे इनको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, लेकिन विक्रमादित्य भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि विक्रमादित्य का टाइटल किसने दिया। ठीक है, तो हेमू हेमचंद्र जो है वो यहाँ पर नमक का व्यापार बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, और इनकी जो क्या कहते हैं शार्पनेस है, जो इनकी इंटेलिजेंस है, वो देख के इस्लाम शाह बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इनको बाजार का सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक बना देते हैं ना, सुपरिटेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट बना देते हैं, अधीक्षक बना देते हैं। और उसके साथ साथ ये इस्लाम शाह के इतने खास हो जाते हैं कि धीरे धीरे वहां ये आगे चल के जो इस्लाम शाह के बाद आने वाले लोग हैं
उनके वजीर बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस्लाम शाह राज कर रहे होते हैं और 1553 में, ठीक है, 1553 में इस्लाम शाह मर चुके हैं। ठीक है, इस्लाम शाह की डेथ हो जाती है 1553 तक, मतलब ये करते हैं राज कब तक, 45 से 53 तक, है ना, 1545 से लेकर 1553 तक ये राज करते हैं। 53 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बेटा जो है वो आ जाता है, जिसका नाम क्या है इनका बेटा, ठीक है, इनका बेटा फिरोज खां, ठीक है, फिरोज खान सूरी, ये आ जाता है। ये मात्र 11-12 साल का लड़का है। इसको इसके मामा द्वारा, इसके चाचा द्वारा, सॉरी, ठीक है, अंकल द्वारा जहर दे दिया जाता है। और इसके अंकल कौन है, अब वो आते हैं लाइमलाइट में, जिनका नाम है आदिल शाह। ठीक है, याद रखना, आदिल शाह सूरी। आदिल शाह यहाँ पे लाइमलाइट में आते हैं। ये राजा बन जाते हैं फिरोज खान के बाद, और ये राज कर रहे होते हैं। लेकिन इनका मिजाज थोड़ा रंगीला टाइप का होता है, तो ये सिर्फ नाम के राजा होते हैं, बाकी सारे काम जो कर रहे थे वो इनका कमांडर कर रहा होता है। और वो कमांडर कौन है, मैंने आपको बताया ना, आगे चल के ये वजीर बन जाते हैं। तो हेमू हेमचंद्र जो है वो इनका कमांडर भी होता है, इनका वजीर भी होता है। बहुत वफादार व्यक्ति है ये हेमू। तो इससे बहुत प्रभावित हैं आदिल शाह। तो पूरी गद्दी जो है, पूरी सत्ता जो है, आदिल शाह ने हेमू के हाथों में छोड़ रखी थी इन द सेंस कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते थे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे, वो हेमू लिया करता था। अगर उसे किसी की हायरिंग भी करनी है तो हेमू लिया करता था। टैक्स किससे कितना लेना है ये भी हेमू डिसाइड करता था। तो सारी ही चीजें देखा जाए तो, अगर राजा कौन बना हुआ था, आदिल शाह बने हुए थे, और निभा कौन रहा था, काम कौन कर रहा था, हेमू हेमचंद्र कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, आदिल शाह के बाद आदिल शाह आ जाते हैं 53 के बाद से, है ना, ठीक है, और ये राज करने लग जाते हैं। और हेमू हेमचंद्र क्या कर रहा होता है, इनके लिए मुगलों को खदेड़ने का काम कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि मुगल अब अपनी ना वापस से पावर में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काबुल और कंधार को कब्जा में ले लिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अब क्या होता है, हेमू एक युद्ध के लिए बंगाल जाते हैं। ठीक है, तो हेमू एक युद्ध के लिए बंगाल जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं। और यहां पर सरहिंद के युद्ध के बाद, ठीक है, सरहिंद जो युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया 1555 में हुआ था। ठीक है, यहां पर कौन था सरहिंद के युद्ध में, सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, तो ये थे। और सरहिंद का युद्ध कौन सी जगह है, चंडीगढ़ वाला इलाका है ना, चंडीगढ़ वाला इलाका। तो यहाँ पर चंडीगढ़, ये गवर्नर थे एक्चुअली। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी जो है, और ये बहनोई हैं किसके, ये बहनोई हैं आदिल शाह के। तो ये राज कर रहे थे। और इनको हराने के बाद, क्योंकि हेमू बंगाल गया हुआ था, इनको हराने के बाद हुमायूं अपने आप को मुगल बादशाह वापस से डिक्लेयर कर देते हैं, और कुछ दिन के लिए दिल्ली की गद्दी वापस बैठ जाते हैं। और फिर 1556 जनवरी में उनकी डेथ हो जाती है। तो अकबर कहाँ थे, कालानौर एक जगह है, वहां थे अकबर, कालानौर। ठीक है, ये पंजाब में है, वहां पर होते हैं। ठीक है, और इनको खबर मिलती है कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और उधर से जैसी मृत्यु की पता चलती है, साथ साथ क्या हो रहा था, साथ साथ वो एक एक करके जो गवर्नर्स भाग रहे थे। तो फिर यहाँ पर एक गवर्नर तुगलकाबाद, क्योंकि हेमू जो है, हेमू तुगलकाबाद तक पहुंच जाता है। ठीक है, तुगलकाबाद आप जानते होंगे, दिल्ली में ही आता है ना, दिल्ली का ही क्षेत्र है। तो क्या होता है, तुगलकाबाद में एक इनका गवर्नर होता है। ठीक है, वो वहां पे राज कर रहा होता है, उसका नाम होता है तरदी बेग खां। ठीक है, क्या नाम है, तरदी बेग खां। ठीक है, तरदी बेग खां, ये वहां पे राज कर रहा होता है। और इससे होती है लड़ाई हेमू की। हेमू के पास 500 एलिफेंट्स हैं और अच्छी खासी सेना है। वो लेके तरदी बेग खां पे अटैक करता है, और तरदी बेग खां भी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन वो हार जाता है और यहाँ से भाग जाता है कहाँ, कालानौर। ठीक है, कालानौर पहुंचता है और वहां जाके बोलता है कि भाई साहब आपके पिताजी तो मर गए। ठीक है, और इधर से हुमायूं ने परेशान कर रखा है, सारे मुगल कमांडर्स जो हैं वो काबुल भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा लड़ाई कर रहा है, वो तो जान से मार देगा।
मैं तो कहता हूं सरकार आप भी चलो। ये बात किसने बोली? तर्दी बेग खां ने बोली अकबर से। ठीक है, अकबर उस टाइम बैठे हुए थे। अच्छा, अकबर का कोरोनेशन हुआ था, क्योंकि क्या होता है, होने वाला था, ठीक है, हुआ नहीं था। तो ये तर्दी बेग खां जाके बोलते हैं, अब वहां पर पूरी एक पंचायत बैठी हुई है, ठीक है, वो अपनी अकबर के कोर्ट में जाके ये बात बोलेगा कोई आदमी कि यार साहब आप भाग लो, क्योंकि आपके पीछे ना हेमू नाम का दुश्मन आ रहा है, आपको भी मार देगा। तो कहीं प्रजा में डर ना बैठ जाए, तो इस डर को भगाने के लिए बैरम खान ने क्या किया? बैरम खान मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वजीर थे, ये खान बाबा थे अकबर के, है ना, ये खाने खाना भी थे। मतलब खाने खां क्या आता है? ये वजीर थे अकबर के, मुगल डायनेस्टी के, क्योंकि पिता के बहुत खास रहे हैं, पिता के सेनापति कमांडर रहे हैं ये ना, तो इन्होंने ही अकबर की परवरिश करी है, उनको ही लड़ना सिखाया है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये कुछ नाम थे, इनको एक टाइटल मिला हुआ था खान ए खाना, ठीक है, खान ए खाना, जो कि बाद में इनके बच्चे को भी वही टाइटल आगे बढ़ गया था, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, चलो, तो होता क्या है, बैरम खां के सामने, अकबर के सामने तर्दी बेग खां बोलता है कि हेमू जो है वो बहुत खतरनाक है, अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो यहाँ से चलते हैं, मैं भी जा रहा हूँ अगली ट्रेन से, तुम भी चल लो। ठीक है, तो काबुल के लिए बोलता है, और इस बात पे बैरम खां को गुस्सा आ जाता है, और भरी सभा में वो उसका सरकलम कर देते हैं तर्दी बेग खां का, और उसको मार देते हैं। तर्दी बेग खां को मारने के बाद कहीं प्रजा में वो डर ना बैठ जाए, तो सीधा बोल दिया जाता है, वहां पर कोरोनेशन हो जाता है अकबर का महज 14 साल की उम्र में, और बोला जाता है कि अगले मुगल बादशाह जो होंगे वो होंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये बनेंगे अगले मुगल बादशाह, और इस बीच क्या होता है, जोश फैल जाता है कि हाँ ठीक है, देख लेंगे कौन है हेमू। ठीक है, अब होता क्या है, जब तर्दी बेग खां को तुगलकाबाद में हराया था, ठीक है, हुमायूं मर चुके थे, तर्दी बेग खां को भी भगा दिया, तो अब दिल्ली पे कोई नहीं था संभालने वाला, तो वहां पर हेमू कुछ दिन के लिए दिल्ली पे राज करता है। ठीक है, और ये बात जब आदिल शाह को मालूम पड़ती है, तो आदिल शाह को जब मालूम पड़ता है कि दिल्ली जीत लिया गया है हेमू द्वारा, तो वहां पर हेमू को एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य, ये टाइटल दिया जाता है किसके द्वारा? आदिल शाह द्वारा दिया जाता है हेमू को। इसीलिए हेमू हमेशा पूरा नाम जो कहा जाता है वो जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, ये टाइटल किसने दिया था, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये टाइटल विक्रमादित्य का किसने दिया था? आदिल शाह ने दिया था, है ना, आदिल शाह ने दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली कब्जे में आ चुकी थी, तर्दी बेग खां को मार दिया गया है। अब क्या होता है, यहाँ पर बैरम खां एक रिस्क लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बैरम खां एक रिस्क लेते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि पहले चुनार से लेकर बंगाल तक, ठीक है, ये एरिया हुआ करता था किसके पास? इस्लाम शाह के पास में, है ना। बाद में इन्होंने सूर्य एम्पायर बढ़ा तो लिया था, लेकिन बाद में जब सिकंदर शाह सूरी को हराने के बाद हुमायूं ने अपना बता दिया था वर्चस्व, तो इतना एरिया पूरा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वापस से हुमायूं के पास चला गया था। ठीक है, हुमायूं के पास चला गया था ये वाला एरिया। अब क्या होता है, ये वापस से ले लिया गया है अफगानों द्वारा, और ये पूरा एरिया जो है वो अब चला गया किसके पास? किसके पास? हेमू के पास, है ना, आदिल शाह के पास चला गया है। तो ये पूरा एरिया आ चुका है। अब इसी एरिया को वापस लेने के लिए बैरम खां, ठीक है, बैरम खां एक रिस्क लेते हैं कि चलो महाराज, आप 14 साल के, तो क्या हुआ, आप बस देखना लड़ाई। ठीक है, एक रिस्क लेते हैं, वैसे भी काबुल तो जा ही रहे हैं, ठीक है, एक रिस्क लेते हैं, आपके लिए एक हम ना गैलरी बना के रखेंगे ना, एक भागने का रास्ता बना के रखेंगे, क्योंकि आप मर गए तो मुगल डायनेस्टी तो खत्म। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर ये लोग वापस, ये कालानौर से पंजाब से वापस दिल्ली की तरफ आते हैं, और इधर ये दिल्ली से कालानौर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, चलिए अब बैटल की थोड़ी बात करते हैं। चलो, अब होता क्या है, कालानौर से ये दिल्ली की तरफ जा रहा था हेमू, सॉरी, दिल्ली से कालानौर की तरफ जा रहा था हेमू, और वो कालानौर से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो बीच में एक जगह है पानीपत। ठीक है, पानीपत में दोबारा से ये दोनों सेनाएं इकट्ठा होती हैं। ये दोनों सेना नहीं है एक्चुअली,
मुगल पहले आ चुके हैं, पानीपत से ही मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, और अफगान पहली बार पानीपत, वैसे अफगान पहुंचे थे, लेकिन ये वाले जो अफगान थे, सूर्य एम्पायर वाले जो अफगान थे, ये पहली बार पहुंचे थे पानीपत में। वहां पे सेटअप हो जाता है पूरा। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन की। दोनों ही सेना का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। ये थे आपके राइट फ्लैंक, ये सेंटर, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ठीक है। सॉरी, ये वाला राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गई आपकी कौन सी, अकबर की सेना, और ये है हमारे हेमू की सेना, ठीक है। होता क्या है, हेमू स्टार्ट करता है वॉर को, और लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से चालू होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके हेमू के राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक दोनों, इनके लेफ्ट और राइट को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और फिर सेंटर से सेंटर अटैक चल रहा होता है। इस बीच क्या होता है, मतलब कि मैं वापस से आता हूं थंबनेल पे हमारे, ठीक है, उस पे लिखा था कि एक युद्ध जो बदल गया। तो ये लाइन जो है ना, वो बहुत मतलब पूरी व्याख्या बता देती है। हुआ क्या था, यहां पर अकबर की जो सेना है, बैरम खां की जो सेना है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और बिल्कुल हारने के कगार पे थी। लेकिन एक बाण, एक तीर, ठीक है, वो आके लग जाता है हेमू की आंख पे, लेफ्ट आई पे आके एक तीर लग जाता है, और हेमू अनकॉन्शियस होके, क्योंकि हेमू हाथी पर सवार थे और बकायदा निर्देश दे रहे थे कि आप इधर से वार कीजिए, आप इधर से वार कीजिए, और ऐसे करके अकबर की सेना पे पूरे हावी हो चुके थे। एक तीर आके लग जाता है हेमू की आंख पे, और हेमू बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं। और क्या होता था उस टाइम पे, सेनाएं ना अपने राजा या कमांडर इन चीफ को देखती थी हमेशा लड़ते हुए, ठीक है। अगर वो उस जगह पे है तो हम यहाँ नीचे लड़ रहे हैं, अगर वो उस जगह पे नहीं है तो फिर हम क्यों लड़े, हमारा राजा ही अगर मर गया है तो फिर अपने प्राणों का ध्यान क्यों दें, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ आर्मी उतरती थी, और यही होता था। फिर क्या हुआ, हेमू अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं, और बैरम खां के सिपाही हेमू को वहां से उठा के ले जाते हैं बेहोशी की हालत में, ठीक है, और कुछ दूर जाके टेंट में ले जाते हैं, और वहां जाके उसका सर कलम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ, और सर कलम करने के बाद उस सर को वापस से पानीपत की बैटल में लेके आते हैं, ऐसे दिखाया जाता है भाले के ऊपर लगा के कि देखो तुम्हारा कमांडर मर चुका है, ठीक है। और इसी भगदड़ में सब जो सेना थी हेमू की, वो भी भग जाती है, कुछ भग जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है। और ऐसे दोबारा से स्टैब्लिशमेंट होता है मुगल डायनेस्टी का, ठीक है। ऐसे मुगल डायनेस्टी का वापस से स्टैब्लिशमेंट होता है सेकंड बैटल का। तो ये बैटल देखा जाए तो अगर ये हेमू को तीर नहीं लगता तो आज हम शायद, हो सकता है, ताजमहल देखने को नहीं मिलता हमें, है ना, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमें ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां से मुगल वापस जा चुके होते हैं काबुल, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से जा चुके होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, लिखा होता है तकदीर में तो वो सारी चीजें मिली जाती हैं। तो ऐसे अकबर का राजपाट चालू होता है, और अकबर बहुत फेमस राजा बनते हैं आगे जाके, ठीक है। अच्छा, इनके पीछे भी एक स्टोरी बताता हूं। होता क्या है, 14 साल के थे अकबर, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अकबर जो थे वो 14 साल के थे महज, जब वो पानीपत की बैटल में गए। इसके बाद क्या होता है, इनको 14 साल से लेकर 18 साल तक 4 साल की ट्रेनिंग चल रही होती है इनकी, ठीक है। और ट्रेनिंग कौन करवा रहा होता है इनकी, बैरम खां, जिनको ये कहते थे खान बाबा, ठीक है। तो बैरम खां इनकी ना ट्रेनिंग पूरी करवा रहे होते हैं। अब क्या होता है, देखो, कोई राजा है, ठीक है, और एक हमारा वकील कह लो, वजीर कह लो, कमांडर इन चीफ कह लो, लेकिन राजा नहीं है। तो बच्चा हूं, सुन लूंगा, जैसे जैसे दाढ़ी मूछ आ जाती है ना, मैच्योरिटी आती है, तो उनको लगता है कि मैं राजा हूं, मुझ में इतनी अक्ल है, वो मुझे अभी भी बदअकल समझता है,
ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, किस किसके, अकबर और किसके, बैरम खां के, है ना। अकबर और बैरम खां के कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए और प्रजा को भी थोड़ा सा अब अकबर पे भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो बैरम खां पे ज्यादा करने लगा। ये चीज जब अकबर को मालूम पड़ती है तो वो अकबर तुरंत गद्दी पे बैठते हैं और फतवा जारी कर देते हैं, एक तरीके से फरमान जारी कर देते हैं कि सुनो महाराज, मैंने अपनी गद्दी संभाल ली है, अब जो हमारे खान बाबा हैं वो रेस्ट करेंगे और सारे डिसीजंस जो हैं, सारे जो मेन लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, वो सब मुझसे आके मिलेंगे, मैं ही आगे के फैसले लूंगा। और ये चीज अनाउंस कर दी जाती है। ये चीज बैरम खां को नहीं पसंद होती है, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया जाता है और 18 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ जाते हैं अकबर। और बैरम खां को बोला जाता है कि चाचा आप क्या करेंगे बताइए, ठीक है, या तो आप संन्यास ले लो या फिर हज चले जाओ, ठीक है। और इनको हज भेज दिया जाता है। तो बैरम खां बोलते हैं ठीक है मैं हज चले जाता हूं। और हज जाने के रास्ते में पाटन करके एक जगह है, पाटन, ये अहमदाबाद के पास में है, ठीक है, अहमदाबाद के पास में है ये पाटन करके जगह। और यहाँ पर अफगानों द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। जो खान बाबा थे इनकी हत्या हो चुकी है और इस पे अकबर भी एक्शन नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अकबर के ही लोगों ने जाके मारा उनको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर बैरम खां की भी मृत्यु हो जाती है और अकबर का राजपाट शुरू हो जाता है, ठीक है। जलालुद्दीन अकबर का राजपाट शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, इनके पीछे इनकी वाइफ बची हुई है, ठीक है। इनकी वाइफ जो कि कजन थी, किसकी, अकबर की ही कजन थी, तो वो बची हुई हैं। और इनका बेटा जिसका नाम था अब्दुल रहीम, वो भी, तो अब्दुल रहीम बहुत अच्छे राइटर्स हैं, ठीक है, तो वो बच जाते हैं। तो ये कहते हैं चलिए ठीक है, खान बाबा ने मुझे बच्चे की तरह पाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी वाइफ जो है मैं उनसे शादी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बैरम खां की वाइफ से अकबर शादी कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी वाइफ का दर्जा दे देते हैं और उन्हीं के बेटे अब्दुल रहीम जो कि अकबर की ही उम्र के लगभग हैं, उसको वो बेटे का दर्जा दे देते हैं और बच्चे की तरह पालते हैं। और बाद में अब्दुल रहीम ही बाबर नामा जो है उसको चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये चीज है। तो अकबर ही अब्दुल रहीम खाना को है ना अपने नवरत्न में रखते हैं बाद में और बच्चे की तरह पालते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी, ऐसे अकबर का राजपाट चालू होता है और ऐसे बैटल ऑफ पानीपत सेकंड का एंड होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। हमारा एमपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच है ये, ठीक है, ये चीज ये चालू हो चुका है। आप चाहें तो 8 से 12, सॉरी इसमें एक चीज मिसिंग है, 11 से 12 जो है वो रीजनिंग की क्लास रहती है ना, ये चीज याद रखना। तो 8 से 9 मैथ्स की चल रही है, 9 से 10 जीएस की चल रही है, 10 से 11 साइंस की चल रही है और 11 से 12 रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो 8 से 12 हमारे रात में, मतलब आप फ्री हो सकते हैं, फ्री हो जाते हैं उस वक्त, बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसलिए हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब चैनल पे हमारी करियर पावर ग्वालियर अड्डा 24/7, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, तभी आपको हमारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और हाँ, मेरी स्पेशल एमपी जीके की क्लास भी आ रही है, ये हम संडे को रखने वाले हैं, ठीक है। मैं टाइमिंग आपको जल्दी बता दूंगा, संडे रहेंगी लेकिन थोड़ा लॉन्ग में रहेंगी, ठीक है। बहुत सिलेक्टिव पढ़ाया जाएगा, हमारे सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जितना कि एग्जाम से रिलेटेड है बस उतना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, मन लगा के पढ़िए। मैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।